ये कहानी मैं आपको खुशी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। साल 2020 हम सबके लिए एक बहुत ही खौफनाक साल था, पर मेरे परिवार के लिए पर्सनली 2019 उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक था। मेरा नाम है खुशी और आज मैं आपको मेरी दिल दहला देने वाली कहानी बताने जा रही हूँ, जिसकी शुरुआत 2019 के मार्च महीने में हुई थी। मेरे हस्बैंड वरुण एक बिजनेसमैन है और उनका हमेशा से ही मन था कि शहर के अलावा भी हमारा एक और घर हो जो कि शहर की भीड़ भाड़ से एकदम दूर हो। डार्लिंग, एक ऐसा घर लेंगे जहां दूर दूर तक हरियाली हो और वहां पे हम हर साल थोड़े थोड़े दिनों के लिए रहने चले जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो? और कुछ ही महीनों के बाद एक प्रॉपर्टी ऑक्शन में हमने एक ऐसा ही घर खरीद भी लिया। हमारा नया घर हमारे शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर था और इस घर के नए मालिक बनने के ठीक एक हफ्ते बाद मैं और वरुण यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आ गए। अरे, लगता है मैंने जिन लोगों को सफाई का ठेका दे रखा था उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया। देखो तो कैसे मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। और इस घर के पिछले मालिक की तस्वीर भी नहीं हटाई उन्होंने। कोई बात नहीं डार्लिंग, कल हमारी मेड भी यहाँ पे रहने आ जाएगी, उससे सब कुछ साफ करवा लेंगे, तुम टेंशन मत लो। अच्छा चलो अब जल्दी से डिनर करके सो जाते हैं। कार में इतनी देर बैठकर तो मेरी कमर में दर्द हो गया। हाँ चलो, डिनर ही करते हैं अब। हमने जल्दी से डिनर किया और उसके तुरंत बाद ही मैं और वरुण सो गए। अगली सुबह बहुत ही सुंदर थी। खिड़की खोलते ही हरे भरे पेड़ों का नजारा देखते ही बन रहा था। और कुछ ही देर बाद हमारी मेट चंपा भी वहां पे पहुंच गई। नमस्ते दीदी जी, कैसे हो? हमारा नया घर ऐसे वीरान इलाके में लोकेटेड था जहां हमें दिन में सिर्फ चिड़ियों के चहचहाने की और रात में उल्लू और सियार के चिल्लाने की आवाजें आया करती। 2-3 दिन तक तो हमने नए घर में रहने का खूब आनंद उठाया, लेकिन उसके बाद आया वो दिन जब मैं और वरुण दूसरे माले के कमरे में गए। फाइनली इस ताले की चाबी मिल ही गई मुझे। वो जो हॉल से पेंटिंग हटवाई है ना, उसके ऊपर ही पड़ी हुई थी इसकी चाबी। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। दूसरे माले का वो कमरा वैसे तो एकदम शांत था, लेकिन वहां पर मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। एक और बात जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि हमने मेन हॉल से तो घर के पिछले मालिक की तस्वीर हटा दी थी, लेकिन इस कमरे में भी हूबहू वैसी ही एक और तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर के अलावा इस कमरे में एक अलमारी भी थी और उस अलमारी को देखते हुए वरुण ने मुझसे कहा, डार्लिंग तुम एक बार उस अलमारी को खोलकर देखना तो कि क्या है उसमें। तब तक मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूं। और जैसे ही मैंने उस अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए तो पता नहीं क्यों, लेकिन हर कदम के साथ मुझे ऐसा लगने लगा कि हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। कुछ ही मिनटों में वरुण भी अलमारी के सामने आकर खड़ा हो गया और तब मैंने वरुण से कहा, हमें शायद इस अलमारी को नहीं खोलना चाहिए, कहीं इसके अंदर किसी का कोई पर्सनल सामान ना रखा हो। तभी वरुण मुझसे बोले, कौन सा पर्सनल सामान डार्लिंग? जिस दिन हमने ये घर खरीदा उसी दिन से इस घर की हर चीज हमारी हो गई है। अरे वरुण प्लीज, एक बार यहाँ के पिछले मालिक से फोन करके पूछ लो ना। उनसे कहो कि यहाँ ऊपर वाले कमरे में एक अलमारी है और उनसे पूछो कि कहीं इसमें उनका कुछ पर्सनल सामान तो नहीं रखा हुआ। तभी वरुण ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसके बारे में उसको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। डार्लिंग, दरअसल मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। ये जो तुम तस्वीर देख रही हो ना, यही है इस मकान के पिछले मालिक, लेकिन ये 2 साल पहले मर चुके हैं
और इसीलिए हमें किसी भी चीज के लिए इनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आर यू किडिंग मी वरुण? तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? बस ऐसे ही, इसमें बड़ी बात क्या है। खैर वो सब छोड़ो, अब इस अलमारी को खोलकर देखते हैं। और मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही वरुण ने अलमारी का हैंडल घुमाया और उसे खोल दिया। लेकिन मुझे अजीब लगा ये देखकर कि उस अलमारी के अंदर एक काले कोट के सिवा कुछ नहीं था। वाओ, देखो तो ये कोट कितना अच्छा है ना। बहुत ही महंगा होगा शायद। मैं इसे ट्राई करके देखूं क्या? कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास महंगे कपड़ों की कोई कमी है जो दूसरों के कपड़ों पर नजर मार रहे हो? मैं कल ये कोट चंपा को दे दूंगी और जब वो शहर जाएगी तो वो इसे अपने पति को दे देगी। वैसे भी उसने बोल दिया है कि अगले हफ्ते वो 2 दिन के लिए शहर जाएगी अपने पति से मिलने। अगला दिन एक नॉर्मल दिन था। मैं सुबह सुबह उठकर तैयार होकर किचन में नाश्ता बनाने चली गई। आधे घंटे में मैंने नाश्ता तैयार भी कर दिया था, लेकिन वरुण के उठने में अभी टाइम था। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक चंपा को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाऊं और उसको वो कोट दे दूं। तभी मैंने चंपा से कहा, चंपा जरा ऊपर चल मेरे साथ। हाँ जी दीदी। और जैसे ही मैंने ऊपर वाले कमरे तक पहुंचकर उसका दरवाजा खोला, मेरी कपकपी सी छूट गई। वरुण वही काला कोट पहनकर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उस पुरानी कुर्सी पर झूलते हुए वो खिड़की के बाहर का नजारा देख रहा था। ओ माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए डार्लिंग? लेकिन वरुण ने मेरी बातों का जवाब ही नहीं दिया और इस बात ने मुझे काफी हैरान कर दिया। तभी मैं वरुण के पास गई और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? ऐसे घबरा क्यों रहे हो? और मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस कोट को मत पहनना। चलो उतारो इसको, मुझे ये कोट चंपा को देना है, उसके पति के लिए है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये कोट मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, वरुण ने गुस्से में कहा। ये क्या बचपना है वरुण? तुम्हें पता है ना ये कोट एक मरे हुए इंसान का है, फिर क्यों तुम इसको रखने के पीछे पड़ गए हो? तभी चंपा बोली, दैया रे दैया, आप मुझे मरे हुए इंसान का कपड़ा देने वाले थे? ना रे ना, मुझे नहीं चाहिए। कहीं मेरे पति को रूह चिपट गई तो? और ऐसा बोलकर चंपा वहां से चली गई। तुम भी हद करते हो वरुण। देखो अब चंपा भी नहीं लेगी इसे। अच्छा चलो अब नीचे चलकर नाश्ता कर लो और ये कोट उतार कर ही आना नीचे। मैं ये कोट कभी भी किसी को नहीं दूंगा। और उस दिन के बाद से वरुण के स्वभाव में बहुत ही बड़े बदलाव आने लगे। उसने ऊपरी मंजिल के उस कमरे में ताला लगा दिया था और उसकी चाबी अपने ही पास रख ली थी। रोज सुबह वो मुझसे भी पहले उठ जाता और इतनी गर्मी में ऊपर वाले कमरे में जाकर कोट पहनकर उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर झूला झूलने लग जाता। और फिर कुछ दिन बाद एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना हुई। अच्छा दीदी, मैं शहर जा रही हूं अपने पति के पास, 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। हाँ चंपा, ठीक है। और 2 दिन बाद तुम्हें यही टैक्सी वाले भैया लेने भी आ जाएंगे। हाँ जी दीदी, ठीक है। नहीं, रुको, कहां जा रही हो तुम? साहब, मैं शहर जा रही हूं अपने पति से मिलने। नहीं, मेरी परमिशन के बिना कोई भी इस घर से कहीं नहीं जाएगा। अरे क्या हुआ साहब, मैंने तो पिछले हफ्ते ही बता दिया था कि मैं जाऊंगी। जाके दिखाओ तो, अभी के अभी तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। और ये बात सुनते ही टैक्सी ड्राइवर चंपा को बिना बिठाए ही वहां से भाग निकला।
उस रात चंपा मुझसे बोली, दीदी ये साहब को क्या हो गया है? मुझे लगता है ये सब उस कोट की वजह से हो रहा है। दीदी आपको वो कोट साहब को नहीं पहनने देना चाहिए था। दिन ब दिन वरुण का हाल बद से बदतर होता गया। बेटा, वरुण से बात तो करवाओ मेरी। पिछले 10 दिन में एक भी बार फोन नहीं किया उसने। सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। आप चिंता मत करिए, हम दोनों जल्द ही आपसे मिलने शहर आएंगे। तुम अभी फोन पे किससे बात कर रही थी? तुम्हारी मम्मी से। और मेरे ऐसा कहते ही वरुण ने अचानक से मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। झूठी हो तुम। मेरी मां तो 20 साल पहले ही मर चुकी है। ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या पागलों जैसी बातें करने लग गए हो वरुण? चंपा ठीक कहती है, ये सब इस कोट की वजह से ही हो रहा है। उतारो इसे, अभी उतारो। और तभी वरुण ने मुझे एक जोर का धक्का दिया और वापस ऊपर उस मनहूस कमरे में चला गया। तभी चंपा मेरे पास आई और बोली, दीदी मैंने उस ऊपर वाले कमरे का ताला चुपके से निकाल दिया है। मेरी बात मानो दीदी, हो ना हो उस कोट में जरूर इस घर के पिछले मालिक की आत्मा बसी हुई है। आप आज के आज ही उस कोट को कहीं फेंक आओ, या फिर ऐसा करो दीदी, आप उस कोट को जला डालो। मैं भी चंपा की बात से सहमत थी। जब से ये कोट वरुण ने पहना था, तभी से हमारे ऊपर ये मुसीबतें आई थी। और अब ये बहुत जरूरी हो गया था कि मैं कुछ भी करके इस कोट से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पालूं। तभी मैंने चंपा से कहा, मेरी बात सुन चंपा, रात में जब साहब इस कमरे में वापस सोने के लिए आ जाएंगे, तब मेरे लिए यहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तुम ही ऊपर वाले कमरे में जाना और उस कोट को रात को बाहर गार्डन में ले जाकर जला देना। अरे नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लगता है। डर मत चंपा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर लोगी। पर उस रात मैं पूरा समय जागती रही, लेकिन वरुण नीचे ही नहीं आए। अगली सुबह जब मैंने और चंपा ने चुपके से ऊपर जाकर उस कमरे का दरवाजा खोलकर देखा, तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वरुण ने वही कोट पहन रखा था और वो छत की दीवार पर उल्टे लटकते हुए चल रहे थे और उनकी आंखें लाल हुई पड़ी थीं। और ऐसा नजारा देखकर मैं और चंपा वहां से भाग गए। ये सब क्या है दीदी? मैं अब इस घर में एक पल नहीं रुक सकती। प्लीज मुझे माफ करना दीदी, मैं जा रही हूं। चंपा, मुझे ऐसे हाल में छोड़कर मत जा चंपा। बस आज की रात रुक जा। आज हम दोनों मिलकर कुछ उपाय निकाल लेंगे। वरुण की हालत देखकर हमें समझ आ गया था कि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, और इसलिए मैंने और चंपा ने पूरी दोपहर बैठकर एक प्लान बनाया कि आज रात हमको क्या करना है। दीदी तैयार हो जाओ, रात बस होने ही वाली है। हाँ चंपा, अब जो करना है बस आज रात ही करना है। और कुछ ही देर बाद हम दोनों मेरे कमरे से निकलकर ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चले गए। हम दोनों ही एक आवाज के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन हमारा इंतजार बढ़ता ही जा रहा था। और फाइनली रात के 11 बजे वो आवाज आ ही गई। चंपा, सुना तूने? चंपा, ये बाथरूम के दरवाजे की ही आवाज थी। वरुण रोज रात नहाने जाता है और उसने इस समय जरूर अपना कोट उतारकर बाहर कमरे में ही छोड़ दिया होगा। और जैसे ही हमने दरवाजा खोला तो मेरा अनुमान एकदम सही निकला। वरुण कोट कुर्सी पर रखकर बाथरूम गया हुआ था। और हमारे पास बस एक यही पल था अपने प्लान को अंजाम देने का। चंपा धीरे से उस मनहूस कोट को कुर्सी पर से उठा लाई और हम दोनों तुरंत ही उसे जलाने के लिए घर से बाहर ले जाने लगे। चंपा, तू इस कोट को बाहर लेकर जा
और मैं किचन से मिट्टी का तेल और माचिस लेकर आती हूँ। और जैसे ही हम दोनों घर से बाहर निकले, हमें ऊपर वाले कमरे से वरुण के गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई। दीदी, अब हम कोर्ट यहाँ गार्डन में नहीं चला सकते। वरुण साहब यहाँ किसी भी वक्त आ जाएंगे। हमें यहाँ से दूर भागना होगा दीदी। और चंपा के ऐसा कहते ही हम दोनों तेज रफ्तार में वहां से भाग निकले। तभी हमें हमारे पीछे से बंदूक के चलने की आवाज आई। दीदी, उन घने पेड़ों की तरफ भागो। हम खुले में रहे तो साहब हमें ढूंढ लेंगे। और तभी चंपा के पांव पर एक गोली आकर लगी और चंपा वहीं गिर गई। दीदी, ये लो, आप भागो यहाँ से। इसे जल्दी से कहीं दूर ले जाकर चला दो। तभी बेचारी चंपा को बुरे हाल में छोड़कर मुझे जंगल के अंदर घने हिस्से में जाना पड़ा। और जब थोड़ी दूर जाकर मैंने कोट को जलाने की कोशिश करी, अरे यार, अब इस माचिस को क्या हो गया? सारी सिली हुई माचिस हैं, एक भी तीली जल नहीं रही। और तभी मुझसे थोड़ी दूर पर वरुण खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो मुझे ही देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं उस कोट को फिर से उठाकर वहां से भाग निकली। और तभी मुझे जंगल के बगल से गुजरती हुई एक सड़क दिखाई दी और मैं भागते हुए उस सड़क पर आ पहुंची। हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ बहन जी? इतनी रात में आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? भैया, जल्दी से अपनी सिगरेट दो मुझे। और जैसे ही मैंने उस जलती हुई सिगरेट को मिट्टी के तेल में भीगे कोट पर फेंका, वो तेजी से जलने लगा। नहीं! और वरुण सड़क पर ही गिरकर छटपटाने लगा। और तभी मैंने देखा कि वरुण के शरीर में से एक रोशनी निकलकर आसमान में जाकर गायब हो गई। क्या हो रहा है यहाँ? और मैं यहाँ कैसे आया? और ये आदमी कौन है खुशी? बस थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ और कुछ मत बोलो। कुछ दिनों के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो मैंने और वरुण ने उस कोट की बैक स्टोरी पता करने का सोचा। और तब हमें पता चली एक दिल दहला देने वाली कहानी, जिसके बारे में मैं आपको अगली बार बताऊंगी।